हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम बुक सीरीज़ का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम मैनेजमेंट के क्वेश्चन देख रहे हैं जो पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हम ये सीरीज़ जारी रखेंगे और बहुत सारे टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी और हिंदी के लिए भी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये पार्ट 2 चल रहा है हमारा। ठीक है, पार्ट टू का ये 91 क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण में शामिल है तो लाभ हानि खाता चिट्ठा संचालक एवं अंकेक्षण का प्रतिवेदन शामिल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय विवरणों का उद्देश्य है, तो वित्तीय विवरणों का उद्देश्य क्या होता है? हित में रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना, ये तब वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय विवरण विश्लेषण का आशय बताना है। तो वित्तीय विश्लेषण का आशय क्या होता है? वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंध की उपयोग करना, इसका आशय होता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या होता है? तो एक तकनीक है जिसके द्वारा पूंजी के स्रोत एवं उपयोग का पता लगाकर आर्थिक सुदृढ़ता जांची जाती है। ठीक है, वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभदायकता, शोधन क्षमता, प्रबंध की निर्णय का मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्षैतिज विश्लेषण क्या होता है? तो गतिशील विश्लेषण है। क्षैतिज विश्लेषण एक गतिशील विश्लेषण होता है। ठीक है, अच्छा, समानाकार लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा क्या होता है? तो लंबवत विश्लेषण होता है। ठीक है 98वां देखते हैं। तुलनात्मक विवरण विश्लेषण आधारित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसमें? समय तत्व पर आधारित है। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षकी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रायः जनशक्ति नियोजन का प्रारूप प्रयुक्त किया जाता है, तो मध्यकाल जनशक्ति आयोजन। ठीक है, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम पारित किया गया था, तो 1948 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों में भर्ती के लिए आमतौर पर पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो नियोजन कार्यालय द्वारा भर्ती, इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल का विकास करना, सूचना प्रसारित करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, उपयुक्त सभी प्रशिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशित तत्व क्या होते हैं? तो पूर्व काल के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी, विभिन्न कार्यों के उपकार्यों के वर्गीकरण, कौशल व क्रियाकलाप के दोषों का ज्ञान, ये तीनों आदर्श प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं। कॉपी पर नोट करते चलेंगे, है ना। नेक्स्ट है, फ्रेंच के अनुसार प्रशिक्षण की कार्य संबंधी की आवश्यकता क्या है? तो उपयुक्त सभी, मतलब नए कार्य सीखकर अवसर का लाभ लेना, कार्य संबंधी चुनौतियाँ, जितनी भी चुनौतियाँ हैं कार्य से रिलेटेड, है ना, और फिर कार्य गुणवत्ता वृद्धि, उपयुक्त सभी हैं। सीखने का तत्व क्या होता है? तो सीखने का तत्व निर्णय ज्ञान, रुचि, क्रियात्मक प्रशिक्षण, ये सभी होते हैं। विद्यालय प्रशिक्षण कर्मचारी को दिया जाता है, अर्धकुशल दिया जाता है। ठीक है, अगला है, स्किल्स ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, कौन है? RL कैट्स इसके लेखक हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SWOT विश्लेषण संक्षिप्त नाम बताना, इसका मतलब फुल फॉर्म, शक्ति, कमजोरी, अवसर और भय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाउ बिहेवियर साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो DC मिलर, इम्पोर्टेंट है। परीक्षकों को किस प्रकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब स्तर का विकास, तकनीक क्षमता का विकास, उत्तरदायित्व निर्वाह भावना का विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिशु अधिनियम पारित कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961, काफ़ी बार MPV में रिपीट हो चुका है, व्यापम के उपसमूह 2 समूह 4 में। ठीक है, ठीक है, तो शिशु अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, आवेदन पत्र में शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवन संबंधी जानकारी इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला देखते हैं, आवेदन पत्र के जीवन संबंधी जानकारी में उल्लेख नहीं होता है किसका? संस्था के परिचित व्यक्ति का उल्लेख, इसका उल्लेख नहीं होता है। समता पर व्यापार क्या होता है? तो समता पर व्यापार स्थिर लागत पर ऋण,
कोषों का प्रयोग करना इसका व्यापार होता है। ठीक है, शून्य समता पर व्यापार कम होता है। कब होता है? जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर हो, तब शून्य समता पर व्यापार कम होता है। ठीक है, यदि अंश पूंजी ऋण पूंजी की अपेक्षा कम होगी तो व्यापार में अल्प समता पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी संरचना से क्या अभिप्राय है? पूंजी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विभिन्न पूंजी स्रोतों का क्लेवर पूंजी संरचना होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से पूंजी मिलान का प्रकार नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब ये सभी सही हैं। निम्न पूंजी मिलान, उच्च पूंजी मिलान दोनों सही हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हर्बिन्सन व मेयर्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्स 1970 के लेखक कौन थे? तो J.L. हेंसन इसके लेखक थे। ठीक है, सेवा वर्गीय दर्शन की अवधारणा है, तो सेवा वर्गीय दर्शन की अवधारणा क्या होती है? एक दो तीनों होती है ना। व्यवहारवादी प्रशासन अवधारणा एक तो ये हो गया, और बाकी क्या हो गया? एक कल्याण अवधारणा और श्रम के प्रति वस्तु तुल्य अवधारणा होती हैं। ठीक है, कॉपी पर नोट करते चलेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको पटवारी के एग्जाम में देखने भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कथन से पूछा गया है कि विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। किसने कहा था ये? जॉर्ज हाउस्टन, इनका कथन है। ठीक है, साधारण नीतियों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो परिवारवाद निवारण संबंधी नीति इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो एडवर्ड बी फिलिप्पो इसके लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेखक कौन है? तो डेल योडर इसके लेखक है। लेखक वाले तो याद ही रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि इससे हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन मिलेंगे कि ये बुक किसने लिखी थी, इसके ऑथर बताइए करके, इससे बनेंगे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? थॉमस जे स्पेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये बताना है। तो मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधकीय प्रगति का वह भाग है जो किसी संगठन के मानवीय घटकों से संबंधित है। तो EFL ब्रिज। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से RC डेविस के अनुसार मानवीय संसाधन प्रबंधन का मूल उद्देश्य नहीं है। तो कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है। बाकी ये उद्देश्य हैं कौन कौन से? अमौद्रिक अभिप्रेरणों का विकास करना, संगठन के उद्देश्यों के अनुसार योग्य कार्य समूह का निर्माण करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं RC डेविस ने मानवीय संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों को बांटा है। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। किसने? RC डेविस ने मानवीय संसाधन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन बताना है, इसमें क्या होता है? मानवीय संसाधन प्रबंध की विषय वस्तु किस में सम्मिलित है? तो किस में सम्मिलित है? कार्य आयोजन, औद्योगिक संबंध और योजना विकास, तीनों सही है। ठीक है, 1 2 और तीनों ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से सेल्फ डेवलपिंग अमेरिका कौन है? अमेरिका के लेखक तो डेवलपिंग वाले में, तो इसका राइट आंसर है HR रटनबर्ग। कौन है? HR रटनबर्ग सेल्फ डेवलपिंग अमेरिका के लेखक हैं। ठीक है, कार्य आयोजन में क्या शामिल होता है ये देख लेते हैं हम, है ना। तो कार्य आयोजन में शामिल होता है चयन, सेवा योजन, कार्य पर नियुक्ति, भर्ती और प्रतिसजन, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो संगठन हेतु नियोजन ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सामूहिक सौदेबाजी, सेवा वर्गीय शोध और संप्रेषण ये इसमें शामिल है। ठीक है, अगला है संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में निम्न में से शामिल नहीं होता। तो कार्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला है क्षतिपूर्ति नीति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सहभागिता संबंधी नीतियाँ इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में शामिल है तो उपयुक्त सभी, मतलब क्रियाओं का आयोजन व समन्वय करना, औद्योगिक संबंध नीति निर्धारित करना और कार्य सौंपना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेखक ही पूछ रहा है इसमें, कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल पीस 1948 के लेखक कौन है? क्विरेंस फ्रांकिन्स। ठीक है, अगला देखते हैं तुलनात्मक विवरण मदें होती हैं। ये मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था, ये वाला है ना बैलेंस शीट वाला। तो क्या होती है? निरपेक्ष होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से स्थिर विश्लेषण है, लंबवत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अनुपात का आशय क्या होता है? तो संख्यात्मक मदों का गणितीय संबंध
अनुपात होता है, ठीक है। अनुपात प्रकट किया जाता है तो किस में प्रकट किया जाता है, तो प्रतिशत, दर व गुणात्मक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अनुपात विश्लेषण द्वारा संभव होता है, तो क्या संभव होता है ये बताना है। तो इनमें से सभी शोधन क्षमता का मापन, अंतःफर्म तुलना, ये सभी इसमें होते हैं, ठीक है। अगला है, अच्छा इसमें क्वेश्चन जो हम बुक सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें टॉपिक वाइज है। पहले प्रबंध टॉपिक हो गया, फिर उसकी डीपली में कुछ अलग टॉपिक हो गया, उनके संगठन हो गया, तो ये टॉपिक वाइज इसमें एमसीक्यू चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनुपात विश्लेषण उचित तकनीकी नहीं है क्योंकि यह लेखांकन विधियों में भिन्नता व लेखापाल की त्रुटियों से प्रभावित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अल्पकालीन शोधन क्षमता का माप है त्वरित अनुपात। क्या होता है, त्वरित अनुपात। नेक्स्ट है, क्रेता कंपनी द्वारा व्यापार क्रय पर विक्रेता को भुगतान की जाने वाली राशि क्या कहलाती है, क्रय प्रतिफल कहलाती है, ठीक है। क्रय प्रतिफल के निर्धारण हेतु संपत्तियों एवं दायित्वों के किस मूल्य पर विचार किया जाता है, बाजार मूल्य पर विचार किया जाता है। अगला देखते हैं, सूचना के अभाव में क्रय प्रतिफल माना जाता है शुद्ध परिसंपत्तियों के बराबर। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध परिसंपत्तियों का आशय क्या होता है, तो स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस कृत्रिम संपत्तियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रय प्रतिफल का समझौता मूल्य यदि शुद्ध परिसंपत्तियों से अधिक हो तो अधिक क्या कहलाता है, ख्याति कहलाता है, ठीक है। अगला है, यदि क्रय प्रतिफल का मूल्य खरी संपत्तियों से कम हो तो अंतर की राशि क्या होती, पूंजीगत लाभ कहलाती है, ठीक है। अच्छा, क्रय प्रतिफल अगर 1,40,000 रुपये, शुद्ध संपत्ति 1,10,000, तो इनका अंतर क्या होगा, 30,000 रुपये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रय प्रतिफल 2,12,000 रुपये, शुद्ध संपत्तियाँ 2,18,000 रुपये, तो अंतर क्या होगा, 6,000 होगा। बस उनको माइनस वाला सिस्टम है, ठीक है, ये बन जाएंगे आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार पर क्रय क्रेता कंपनी क्रय प्रतिफल से क्रेडिट करती है, तो क्या करती है, विक्रेता का खाता को क्रेडिट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अंतर वाले हैं, बस सीधे इनमें करना क्या है, अंतर करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये बन जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है तो देनदारों व लेनदारों के निपटारे हेतु, ठीक है। उसको क्वेश्चन अगर देखना होगा तो आप वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट में लेखांकन किया जाता है स्मरणार्थ खाता मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रलंबन तकनीकों में सम्मिलित नहीं होता है तो प्रश्नावली परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन की व्यवहारिक एवं लोकप्रिय तकनीकी क्या होती है, साक्षात्कार होती है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यानी मार्केटिंग वाला, तो विपणन मूल नीति मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यह कौन से प्रकार की होती है, तो भेदभाव विहीन विपणन नीति, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, जो संस्थाएं एक वस्तु का निर्माण न करके वस्तु बाजार विभक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई वस्तुओं का निर्माण करती हुए किस विपणन नीति को अपनाती हैं, तो भेदभावपूर्ण विपणन नीति, ठीक है। चलो देखते हैं अगला, वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचाना पसंद नहीं करते वे क्या अपनाते हैं, केंद्रित विपणन नीति। नेक्स्ट है, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो प्रोफेसर पाइल, क्लार्क व टाउसले, ये सभी लोग इसके समर्थक थे। अच्छा, इसको भी देखते हैं, विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, ये कथन किसका था, तो जॉन ई बैकफील्ड का ये कथन था, ठीक है। नेक्स्ट है, विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाले बाह्य घटकों में शामिल नहीं होता तो वस्तु की प्रकृति इसमें शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट है, कैंडिक एवं स्टील के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय करने में प्रमुख यंत्र होता है, उपरोक्त सभी होते हैं, धारणा, सूचना और भविष्यवाणी, ये इसमें सभी होते हैं। जिस टहनी के संबंध में निर्णय लिया जाता है उसी का विकास होता है, शेष का विकास रुक जाता है, ये तथ्य किसका है, निर्णय वृक्ष का, डिसीजन ट्री का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही है, कथन किसका है, डॉक्टर डॉबर का, ठीक है। उत्पादन जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अवस्थाएं क्या होती है, उपरोक्त सभी मतलब बाजार परिचय एवं वृद्धि, बाजार परिपक्वता, बाजार अवनति, ठीक है। नेक्स्ट है,
उत्पाद जीवन चक्र की बाजार परिचय अवस्था में संस्था को बताना पड़ता है उपभोक्ताओं का क्या, सभी, मतलब वस्तु की उपस्थिति के बारे में, वस्तु के प्रयोग के बारे में और वस्तु के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में। ठीक है, अगला है बाजार अवनति की स्थिति में देखा जा सकता है उपरोक्त सभी, मतलब बिक्री में कमी, नई एवं उन्नत वस्तुओं का बाजार में प्रवेश, व्यवसायी द्वारा व्यापार बंद करना या फिर नवीन उत्पाद के साथ फिर बाजार में प्रवेश करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एकाधिकार वाले में। नेक्स्ट देखते हैं हम एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार, ये व्यापार व्यवहार अधिनियम कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1969 में हुआ था। ठीक है, चालू अनुपात माप क्या होता है? तो अल्पकालीन शोधन क्षमता इसकी माप होती है। ठीक है, अत्यधिक चालू अनुपात प्रकट करता है तो विनियोग एवं साख नीति दूषित कर गई। ठीक है, ये बुक सीरीज में हम सारे टॉपिक वाइज देख रहे हैं ना, पहले प्रबंध का हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है चालू अनुपात वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का निश्चयतात्मकता प्रमाण नहीं है। तो क्या नहीं है? यह केवल चालू संपत्ति पर आधारित है, अन्य पर नहीं, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये वाले सही है। वह स्टॉक की मात्रा से प्रभावित होता है, संपत्ति एवं दायित्व में समान वृद्धि से घट जाता है। चालू संपत्तियां एवं दायित्व उचित माप नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। यदि चालू अनुपात 2:1 हो तो संपत्तियों एवं दायित्वों में समान वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब निर्माण हुआ था? 1932 में। इंपॉर्टेंट है ना, भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण हुआ था 1932 में हुआ था। साझेदारी अनुबंध हो सकता है लिखित या मौखिक, दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साझेदारी में निम्नलिखित व्यक्ति बांटते हैं लाभ या हानि को। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी हेतु आवश्यक होता है व्यापार का होना। ठीक है, साझेदारों के मध्य परस्पर व्यवहार संचालन का लिखित समझौता क्या कहलाता है? संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख समाहित होता है प्रारंभिक अधिकार एवं कर्तव्य में। ठीक है, साझेदारी संलेख का संबंध क्या होता है? तो ये सारे ही होते हैं, मतलब पूंजी की मात्रा एवं बाजार दर से, आहरण व ब्याज से, वेतन एवं लाभ विभाजन से। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मौखिक समझौते के अभाव में साझेदारी अधिनियम की कौन सी घटनाएं लागू होती है? तो धारा 12 और 17 लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साझेदारी संलेख जब साझेदारों के मध्य ना हो तो लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है, ये बताना है। तो कैसे होता है? इसमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, साझेदारी संलेख जब साझेदारों के मध्य ना हो तो लाभ हानि का विभाजन कैसा होता है? तो बराबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं साझेदारों ने परस्पर व्यवहारों के निपटारे हेतु कोई समझौता नहीं किया, ऐसी स्थिति में साझेदारों की उनकी पूंजी पर ब्याज दे होगा, ब्याज दे नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं ग्राहकों की संख्या, उनकी क्रय शक्ति, क्रय प्रेरणा एवं उनका स्थान आता है संस्था की प्रकृति में। ठीक है, वस्तु के जीवन चक्र के विस्तार का निर्धारण कौन करता है? तो सभी करते हैं। टेक्निकल परिवर्तन की गति, बाजार द्वारा स्वीकार किए जाने की गति और प्रतियोगितात्मक प्रवेश, उपरोक्त सभी का इस्तेमाल किया जाता है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो उत्पाद मद कहलाता है। ठीक है, एक निर्माता जब एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करता है और उन सभी वस्तुओं के आभासी संबंध होता है तो क्या कहलाता है? उत्पाद पंक्ति कहलाता है। अगला, एक निर्माता की यहाँ कितनी उत्पाद पंक्तियाँ हैं ये बताता है, विस्तार बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक उत्पाद पंक्ति में औसत वस्तु की संख्या कितनी है, ये कौन बताता है? गहराई बताती है। ठीक है, उत्पाद मिश्रण में के परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक क्या होते हैं? सभी होते हैं। कौन कौन से? मांग में परिवर्तन एवं उत्पाद प्रतियोगिता एवं वित्त, विपणन एवं निर्माता छवि होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एक ही बाजार में एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य देखने को मिलते हैं, इसके पीछे का क्या कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मांग एवं पूर्ति में अंतर, लागत व्यय में अंतर और उपभोक्ता की अपूर्ण जानकारी, इसलिए बाजार में भिन्न भिन्न मूल्य देखने को मिलते हैं। हमारा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर का, फिर हम इसके आगे पार्ट 3 में भी डिस्कस करेंगे। जब एक प्रतिस्पर्धी बाजार में नहीं आए, ऊंचे मूल्य रखकर अधिकतम लाभ कमा लेना उद्देश्य कहलाता है मलाई उतार मूल्य नीति कहलाता है। तो ये रहे आज के हमारे 200 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ये क्वेश्चन हम जारी रखेंगे पार्ट 3 में भी। बुक की सीरीज़ है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन व्यापम ने पूछा है पहले वो भी शामिल हैं और जो आगामी पटवारी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके
पार्ट 3 में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।